हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति चवर राजस्थान सरकार और वेदांता के इसी एसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा 13 चैप्टर। बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। कुछ भी आपको ऐसा लगा जो इंटरेस्टिंग नहीं था? कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने पढ़ने को मिली, कुछ नया कुछ अच्छा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे आइंस्टाइन के बारे में कि आइंस्टाइन जो थे उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या करी थी उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि आइंस्टाइन ने जो चीज़ बताई थी उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, क्योंकि जो चीज़ इन्होंने बताई ना उसके बाद में ही हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव की अच्छे से व्याख्या करने में आसानी हुई। क्योंकि इन्होंने क्वांटा के बारे में बताया था, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था ना। और उसी क्वांटा को हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं? फोटोन कह रहे हैं। तो इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ओके, तो देखो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये भले हमारे काम की नहीं होती है, कोई में एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी बुक भी जरूर पढ़िए और बुक की एक भी लाइन मिस मत करिए। एटलीस्ट पहली बार अगर बुक पढ़ रहे हैं तो आपको कंटिन्यू पढ़ना है शुरू से लेकर एंड तक। ओके बच्चों, चलिए तो हेडिंग लगाइए, आइंस्टाइन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। इसी वीडियो में आज हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आइंस्टाइन के द्वारा प्रकाश विद्युत की प्रभाव की व्याख्या के बारे में पढ़ेंगे। देन हम हमारे प्रकाश के ड्यूअल नेचर, द्वैत प्रकृति के बारे में भी जानेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको 12 चैप्टर में भी बताया था। और देन हम पढ़ेंगे हमारे डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगों के बारे में। ओके बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, सब कुछ इंटरेस्टिंग है। चलिए पहले हम बात करते हैं आइंस्टाइन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। देखो आइंस्टाइन जो थे उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या करी उसके लिए इन्होंने कुछ अवधारणाएं दी। वो क्या अवधारणाएं दी वो देखिए। पहली अवधारणा ये थी कि किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश होता है, इन्होंने ये बताया कि किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश होता है ना, वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलता है। इन्हीं पैकेट्स को क्वांटा कहा जाता था। इस चैप्टर में हम इनको क्या कह रहे हैं? फोटोन। क्या कह रहे हैं? तो प्रकाश जो होता है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में लगातार उत्सर्जित होता है। इन पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं और इनकी ऊर्जा E = h होती है। ये सब चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो में फोटोन के बारे में जान के आ चुके हैं, तो ये मैं आइंस्टाइन ने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो फोटोन होता है उसको अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु पृष्ठ के किसी इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित या प्रतिस्थापित कर देनी चाहिए। प्रतिस्थापित जो ऊर्जा होती है वो दो प्रकार से खर्च करेगा। भाई ये तो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन भी थी या नहीं? हमने वहाँ भी तो यही कहा था। तो अब ये कह रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन, जो ये फोटोन है, ये अपनी ऊर्जा, अपनी सारी की सारी ऊर्जा किसको दे रहा है? धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन को। तो ये दो तरीके से ऊर्जा देता है। वो कैसे? वो सुनिए। पहला तो ऊर्जा का कुछ भाग, जो भी फोटोन के पास ऊर्जा है ना, उसका कुछ भाग तो इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने में खर्च हो जाता है। यानी कि ये धातु पृष्ठ है, इसमें इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, तो ऊर्जा का जो कुछ भाग होगा वो तो इसको यहाँ से बाहर निकालने में खर्च हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ बाहर निकालने में। अब बाहर निकालना तो इनफ थोड़ी है, हमें तो क्या करना है? इसको गतिज ऊर्जा भी तो देनी है, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा भी तो देना है, तभी तो इमिटेशन होगा। तो ऊर्जा का जो बचा हुआ भाग है ना, वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाता है। तो टोटल ऊर्जा किस तरह से खर्च हो गई हमारी? कुछ भाग तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने में और बाकी भाग इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें किसने बताई? आइंस्टाइन ने। तो इसी के आधार पर इन्होंने ये इक्वेशन दी। यहाँ हम आइंस्टाइन की दो इक्वेशन निकालेंगे दो तरीके से। तो इन्होंने ये कहा कि जो ऊर्जा होती है टोटल वो E = h/0। बताओ ये h/0 होगी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि h/0 क्या है? एक तरह से देखा जाए तो ये कार्यफलन ही तो है। आप लोगों को याद हो तो W = हमने लिखा था h/0, लिखा था ना। कार्यफलन जो W था वो h/0 और कार्यफलन क्या थी? वह मिनिमम ऊर्जा जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। तो बताओ, इन्होंने यही तो कहा कि टोटल ऊर्जा का कुछ भाग तो इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने में खर्च हो जाएगा, यानी कि कार्यफलन के रूप में, और बाकी की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई? ½ mv²। ठीक है, तो E = आ गया h/0 + ½ mv²। h/0 को हम W0 भी लिख सकते हैं ना, कार्यफलन W0 लिखते थे। तो आपकी बुक में φ0 दिया हुआ है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी जो इच्छा हो वो सिंबल आप यूज़ करो। देखो मेरे सिंबल थोड़े से अलग है, ठीक है, मैंने बुक में दिए हुए हैं वो अलग है। हमने हमारे टाइम पर जो पढ़े, हमारे टाइम पर हमने ये पढ़ा था तो हमने ये बता दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये मत कर देना कि फाई की जगह आप कुछ और लिख दो। है ये भी कार्यफलन, है ये भी कार्यफलन। ओके, तो आपकी इच्छा है, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ करिए।
एच न्यू नॉट हो गया डब्ल्यू नॉट। ओके, तो डब्ल्यू नॉट हो गया कार्यफलन, न्यू नॉट हो गई दहली आवर्ती। इनके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगी। ये दहली आवर्ती, दहली तरंगदैर्ध्य ये क्या होती है। एच प्लांक नियतांक, ई फोटोन की कुल ऊर्जा, हाफ एम वी स्क्वायर मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो ये हमें किसने बताया, आइंस्टाइन ने। ओके, चलिए, तो यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन बन सकता है ना, कोई भी वैल्यू दे देगा, कुछ भी पूछेगा। अब देखो ई जो होता है वो एच न्यू भी होता है भाई, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो ई इज इक्वल टू एच न्यू भी होती है। रख दो, तो यहाँ पे एच न्यू रख दिया, एच न्यू नॉट और हाफ एम वी स्क्वायर। न्यू जो होता है वो सी अपॉन लैम्बडा भी होता है, तो हम लैम्बडा की फॉर्म में निकाल सकते हैं। न्यू नॉट कितना हो गया, सी अपॉन लैम्बडा नॉट, जहाँ लैम्बडा नॉट क्या है, दहली तरंगदैर्ध्य है, सी क्या है, प्रकाश का वेग, तो हाफ एम वी स्क्वायर। हमें गतिज ऊर्जा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको इधर ले आई, इसको इधर ले आई, बराबर एस सी, और यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी, न्यू नॉट की वैल्यू और न्यू की वैल्यू, ये न्यू की वैल्यू, तो एस सी अपॉन लैम्बडा माइनस एस सी अपॉन लैम्बडा नॉट। एस सी कॉमन आ गया, 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट, तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो ये आ गया एस सी, इसका एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया। हमें वेग, इस वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी थी, वी की वैल्यू। आइंस्टाइन जो इक्वेशन है उसको हमें वेग की फॉर्म में लिखना है, तो ये आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, एम नीचे आ गया, 2 अपॉन एम, और ये ब्रैकेट वाली टर्म, और यहाँ से v निकालेंगे तो इसका अंडर रूट ले लिया। तो ये तो वेग की फॉर्म में हमारी आइंस्टाइन इक्वेशन है, सिर्फ कन्वर्ट किया है बहुत इजीली, और एक ये वाली इक्वेशन है। तो ये है आइंस्टाइन की प्रथम रूप, आइंस्टाइन की जो प्रकाश विद्युत समीकरण थी ना उनका प्रथम रूप है, वेग की फॉर्म में, और ये हमारी एनर्जी की फॉर्म में था। ये के मैक्सिमम क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जिसको हमने हाफ एम वी स्क्वायर का है ना वो। तो आप लोग चाहे तो उसको v की जगह v मैक्स कर लीजिए, सब जगह v मैक्स कर लो, तो k मैक्स ही तो हो गया। अब ये होगा ना भाई, अधिकतम गतिज ऊर्जा ही होती है, तो ये हो गया k मैक्स, क्या हो गया, k मैक्स, तो ये v मैक्स निकल गया है यहाँ से। तो आप लोग इसको सब जगह v मैक्स कर लो, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, सब जगह आप लोग इसको कर लेना, कहीं रह जाए तो भी आप कर लेना, यहाँ पे भी कर लेना, तो यहीं पे लिख लो v मैक्स, ठीक है। ये तो इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, और ये इसको बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इस तरह से। ओके बच्चों, चलिए, तो ये हमने आइंस्टाइन का प्रथम रूप निकाले। इजी था, कुछ भी नहीं था, एक बार वापस से समझते हैं शॉर्टकट में। ये आइंस्टाइन ने बताया, और ई इज इक्वल टू एच न्यू भी होता है, एच न्यू की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, और इसको लैम्बडा की फॉर्म में लिख दिया। लैम्बडा की फॉर्म में लिख के हमने वी की वैल्यू निकाल ली, तो ये दोनों इसके क्या कहलाते हैं, प्रथम रूप, जहाँ वी मैक्स क्या, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग। ओके, तो ये तो वेग की फॉर्म है, और ये इसने बताई थी जो मैन फॉर्म थी वो। चलिए, इसको हम एक रूप में और निकालेंगे, आइंस्टाइन की समीकरण का दूसरा रूप, हम इसको वोल्टेज की फॉर्म में भी निकालेंगे, निरोधी विभव की फॉर्म में। हम क्या जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है वो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है ना, अभी हमने देखा। इलेक्ट्रॉन पर यदि v वोल्ट है, मान लो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उस पर हमने v वोल्टेज आरोपित किया, तो बताओ हमारी जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो ई वी नॉट होगी, नहीं होगी। अगर हम v वोल्ट आरोपित कर रहे हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर ई वी नॉट के बराबर होगा ना। तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ई वी नॉट पुट कर दीजिए, जहाँ वी नॉट है हमारा निरोधी विभव। निरोधी विभव के बारे में भी मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, समझाया था ना। चलिए, तो यहाँ पुट कर दिया, और यहाँ से वी नॉट की वैल्यू निकाल ली लैम्बडा की फॉर्म में, तो ये आ गया मेरा वी नॉट लैम्बडा की फॉर्म में। तो ये है आइंस्टाइन समीकरण का दूसरा रूप, जहाँ वी नॉट होता है निरोधी विभव, ई हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता ही है, एच प्लांक नियतांक है, सी हमारी प्रकाश का वेग है। चलिए, तो ये हो गए आइंस्टाइन के दो समीकरण जो इन्होंने बताए। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रायोगिक है परिणाम है उनकी हम व्याख्या करते हैं, कि जो समीकरण है उनके आधार पर इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की कैसे व्याख्या करी वो देखो। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम ऊर्जा है के मैक्सिमम, आपतित प्रकाश की आवर्ती के साथ रेखित बदलती है तथा तीव्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती। इन्होंने ये बताया कि हमारी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है ना के मैक्सिमम, वो तीव्रता के साथ तो कैसे बदल रही है, रेखिक, और सॉरी आवर्ती के साथ तो बदल रही है रेखिक, और तीव्रता पे निर्भर नहीं करती। और बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हमने यही देखा था, नहीं देखा था, कि हमारी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो तीव्रता पे डिपेंड नहीं करती है और आवर्ती के ऊपर डिपेंड करती है। आवर्ती बढ़ती है तो अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है, आवर्ती घटती है तो अधिकतम गतिज ऊर्जा घटती है। तो बताओ ये चीज ही इन्होंने बताई ना। चलिए, दूसरा क्या, परिभाषा से गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। गतिज ऊर्जा जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर। एम द्रव्यमान कभी नेगेटिव नहीं होता, वेलोसिटी अगर नेगेटिव पॉजिटिव है भी तो भी स्क्वायर है,
स्क्वायर है या नहीं, वैसे तो यहाँ हम 4 लेके चल रहे हैं तो पॉजिटिव है, तो गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अतः समीकरण में यह अंतर्निहित है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षणीय होने के लिए क्या आवश्यक है कि हमारा जो एच न्यू नॉट है, एच न्यू है वो ग्रेटर देन डब्ल्यू नॉट होना चाहिए। हमारा जो एच न्यू है वो क्या होना चाहिए, डब्ल्यू नॉट, हमारे कार्यफलन से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो होगा, यही तो कंडीशन है। तो यहाँ से एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दी, एच न्यू नॉट डब्ल्यू कैपिटल कर लेना, तो यहाँ से न्यू नॉट कितना आ गया, न्यू नॉट होता है डब्ल्यू नॉट अपॉन एच होता है ना भाई, डब्ल्यू नॉट होता है एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट कितना हो गया, डब्ल्यू नॉट अपॉन एच। न्यू नॉट को दहली आवर्ती कहते हैं, हमें पता है, अतः दहली आवर्ती के अस्तित्व में आती है। अतः इस प्रकार एक दहली आवर्ती यहीं से अस्तित्व में आई थी, और इन्होंने बताया था कि इस दहली आवर्ती से कम आवर्ती पर किसी भी तरह का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होता है। जिससे कम आवर्ती पर प्रकाश, चाहे प्रकाश की तीव्रता आप कितनी भी दे दो, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता है। परिणाम भी प्रायोगिक साक्ष्य के अनुरूप है, और प्रयोगों से भी यही प्राप्त हुआ था ना। साथ ही समीकरण से यह भी स्पष्ट है कि अधिक कार्यफलन की धातु के लिए दहली आवर्ती का मान भी अधिक होता है, कि जितना ज़्यादा कार्यफलन वाली धातु होगी उसके लिए दहली आवर्ती भी ज़्यादा होगी, होगी नहीं होगी, होगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें आइंस्टाइन अपने समीकरण से समझाए ना, वो सारी की सारी चीज़ें हमें एक्सपेरिमेंटली भी मिली। चलिए नेक्स्ट क्या, दहली आवर्ती से अधिक नियत आवर्ती पर आवर्ती के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत धारा जो होती है, प्रकाश विद्युत धारा की प्रकाश तीव्रता पर निर्भरता प्रायोगिक परिणामों को भी प्रकाश की फोटोन अवधारणा के आधार पर समझाया जा सकता है। मतलब इन्होंने तीव्रता किस तरह से डिपेंड कर रही है, इन्होंने ये भी समझाया। कैसे, प्रकाश की तीव्रता प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक समय में आपतित फोटोन की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो एकांक आयतन में एकांक समय में कितने फोटोन है, आपतित फोटोन कितने हैं, उनकी समानुपाती होती है। ओके भाई, आप जितने ज़्यादा फोटोन आपतित करोगे उतनी तीव्रता ज़्यादा होगी नहीं होगी। फोटोन के अधिक संख्या में आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो भी अधिक होगी। इन्होंने ये बताया कि आप जितने ज़्यादा फोटोन आपतित करोगे उतने ही ज़्यादा हमारे फोटोन, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट होंगे। ओके, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हमारी कंडीशन है न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। इसके लिए प्रकाश विद्युत धारा जो होती है वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होंगे उतनी ही हमें धारा प्राप्त होगी। मतलब कुल मिला के ये इन्होंने ये कहा कि जितने ज़्यादा आप फोटोन आपतित करोगे, फोटोन की जो संख्या होती है वो तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी कि जितने ज़्यादा फोटोन उतनी ही ज़्यादा तीव्रता, जितने ज़्यादा फोटोन आप धातु सतह के ऊपर डालोगे उतनी ही इलेक्ट्रॉन इससे इमिट होंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इट मीन्स हमारी धारा बढ़ेगी। यानी कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ेगा। और बताओ एक्सपेरिमेंटली भी हमको यही मिला था, नहीं मिला था? फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ना। तो इस तरह से इन्होंने प्रकाश की तीव्रता और धारा के बारे में भी हमें बताया। चलिए नेक्स्ट क्या, प्रकाश विद्युत समीकरण के प्रतिपादन में मूल विचार है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा एक फोटोन के अवशोषण पर आधारित है। इन्होंने यहाँ ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन का अवशोषण करता है, जिसे एक टक्कर के रूप में माना जा सकता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से टक्कर करता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टक्कर कर रहा है या इसका अवशोषण कर रहा है, कि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को अवशोषित कर लिया या ये आपस में टक्कर कर रहे हैं। चूंकि टक्कर में लगने वाला समय नगण्य होता है, टक्कर में जो समय होता है उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ठीक है। और बताओ हमारे प्रकाश विद्युत प्रभाव में भी कोई समय लग रहा था क्या? कोई भी टाइम लैग लग रहा था? हमें जब एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट प्राप्त हुए थे उनमें कोई टाइम लैग नहीं था ना। और यहाँ से भी इन्होंने यही बताया। अतः अवशोषण की प्रक्रिया में लगभग तात्क्षणिक है। इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश आपतन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई टाइम लैग नहीं होता है, और एक्सपेरिमेंटली भी हमको यही मिला था। यह प्रायोगिक परिणामों के अनुरूप है। प्रकाश की तीव्रता कम होने पर भी उत्सर्जन विलंबित नहीं होता है। चाहे प्रकाश की तीव्रता कम हो तो भी कोई टाइम लैग नहीं होगा। जैसे ही आपने प्रकाश डाला इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट हो जाएंगे, अगर हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की। तो बताओ इन्होंने जो बताया, तो बताओ इन्होंने सारे जो चीज़ें बताई वो हमारे एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट से मैच कर रही है, नहीं कर रही है? कर रही है ना। तो बस एक फोटोन की अवधारणा से देखो कितना कुछ आसान हो गया ना। जहाँ हमारी वेव थ्योरी फेल हो गई थी वहाँ फोटोन की अवधारणा ने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना। चलिए, अभी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटोन का अवशोषण ही होता है। तो देखो धारा के परिमाण, देखो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाशिक जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो दर है, प्रकाशिक जो इलेक्ट्रॉन है उनके उत्सर्जन की दर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं ना उनकी जो दर है ना, वो आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर नहीं करती है। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है? आवर्ती पर निर्भर नहीं करती है।
क्योंकि प्रकाश विद्युत समीकरण से स्पष्ट है कि V बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ही बढ़ती है, ना कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर आपकी आवर्ती बढ़ती है तो केवल आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है क्या? नहीं ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ती है। तो इट मीन्स प्रकाशिक उत्सर्जन या प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो दर है वो प्रकाश की आवर्ती के ऊपर निर्भर नहीं करती, और यही चीज़ हमें एक्सपेरिमेंटली भी मिली थी। तो इस तरह से आइंस्टाइन ने पहले जो समीकरण बताई उनके आधार पर इन्होंने इनको अच्छे से समझाया भी। ओके बच्चों, चलिए अब देखो न्यू जो होता है वो c/λ होता है, हम जानते हैं। प्रकाश विद्युत समीकरण को आवर्ती के स्थान पर तरंग दैर्ध्य के पदों में हमने लिख भी दिया था। समीकरण द्वारा दिए गए प्रकाश विद्युत समीकरण को इसको हमने इस तरह से भी लिख दिया, जो हमारी वो अभी V0 वाली समीकरण आई थी ना, ये वाली, देखो हम बैक आते हैं, कहाँ पे आई थी हमारी, ये रे, इसको मैंने दो पदों में लिख दिया, यहीं तोड़ दिया था यहीं पे, ठीक है, यहाँ से ही इसको मैंने उस फॉर्म में लिख दिया। ये देखो H/E इंटू न्यू माइनस W0/E, भाई ये जो E था ना वो H न्यू माइनस W0 था, इस E का भाग दे दिया, भैया EV0 था, E का भाग दे दिया तो ये आ गया। बताओ ये जो इक्वेशन है ये आपको कुछ जानी पहचानी से फॉर्म लग रही है? मैथ्स में कुछ पढ़ते हो आप क्या? y = mx + c, एक सरल रेखा की इक्वेशन पढ़ते हो? तो बताओ ये इक्वेशन हमारे निरोधी विभव और आवर्ती में ग्राफ को ही तो शो कर रही है, और ये इस ग्राफ का ढाल है। भाई जो m होता है वो स्लोप होता है ना, तो ये H/E हमारा उस ग्राफ का ढाल होगा। तो इस इक्वेशन से हमें यहाँ से H प्लांक नियतांक की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, जिसको मिलिकन ने निकाला था। मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट करके H प्लांक नियतांक की वैल्यू निकाली थी, जो सब जगह हमें सेम ही पाई गई। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू बन गई जो हम आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो जिसकी प्रकृति सरल रेखा की है, क्योंकि ये समीकरण को फॉलो कर रही है, तो निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य ग्राफ कैसी होती है? सरल रेखा। और ये भी हमने देखा था हमारे प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट में, जिसकी प्रवणता या इसका स्लोप कितना है? H/E, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। इसे प्लांक नियतांक H कहते हैं, जिसका मान आपको पता होना चाहिए। पता है ना, 6.62 या 6.63 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे आइंस्टाइन ने हमें जो अपनी समीकरण बताई और उन समीकरणों को स्पष्ट किया, वो सारे के सारे जो रिजल्ट थे वो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर रहे थे। तो इस तरह से इन्होंने इसको समझाया और इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ओके बच्चों, क्योंकि इन्होंने फोटोन की जो अवधारणा क्वांटा के बारे में बताया था ना, उसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये था आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। कैसे? किसी धातु के लिए आपको कार्यफलन गिवन है, इतना कार्यफलन है, इस धातु के लिए वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो कि इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करे। मतलब तरंग दैर्ध्य, वो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो कि इससे प्रकाश विद्युत प्रभाव इसमें उत्पन्न हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन इससे इमिट हो जाए। H आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, C आपको दिया हुआ है। चलिए, दहली आवर्ती जो न्यू होती है, देखो हमारा कार्यफलन जो W होता है वो H न्यू नॉट होता है ना, H न्यू नॉट। तो यहाँ से ये गलत लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह ये लिख लेना। और न्यू नॉट, और जो न्यू होता है वो C/λ भी होता है, तो इसको नॉट के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से मुझे देखो W0 गिवन है, H भी गिवन है और C, ऐसी तो हम जानते भी है गिवन हो या नहीं हो। तो मुझे λ0 ही तो पूछा है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होती है? दहली तरंग दैर्ध्य ही तो होती है। तो इसको पहले मैंने यहाँ पे C/λ0 लिख लिया और यहाँ से λ0 की वैल्यू निकाली SC/W0 और सारी वैल्यू पुट कर दी। जब सारी वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास में ये आएगा 5645 एंगस्ट्रॉम, या नैनोमीटर में हो तो इतना। तो बस इजी सा, देखो क्वेश्चन इजी बनेंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन में तो ठीक है, इतना कुछ है नहीं, आप करोगे तो सिंपल ही कैलकुलेशन होती है, कोई इतनी बहुत टिपिकल कैलकुलेशन भी नहीं दी जाती है। ओके, तो बस आपको फॉर्मूले को अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला। ओके बच्चों, अब देखो हम लोगों ने आइंस्टाइन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया ना। आइंस्टाइन की प्रकाश विद्युत समीकरण दो जो रूप थे वो भी हमने पढ़ ली है। फिर इन्होंने जिस तरह से व्याख्या करी, प्रायोगिक परिणामों से मैच करते हुए जो व्याख्या करी वो भी हमने पढ़ ली, क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम जानते हैं किसके बारे में? हमारे प्रकाश की द्वैत प्रकृति, यानी कि हमारा जो लाइट होती है उसके ड्यूअल नेचर के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था। देखो प्रकाश जो होता है उसके बहुत सारे गुण होते हैं, ये हम लोग हमारे लास्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश जो होता है वो अपवर्तन परावर्तन भी होता है, इसका वर्ण विक्षेपण भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी ना। अब देखो
प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति है उसको किस तरह से समझाया गया। सबसे पहले आया था न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन जो थे उन्होंने अपने कणिका सिद्धांत के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश होता है ना वो छोटे छोटे कणिकाओं के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में होता है, जो माध्यम में लगातार उत्सर्जित होता रहता है। इन्होंने ये बताया कि जो कणिकाएं है ना, इनका जो आकार है वो अलग अलग हो सकता है, इनकी ऊर्जा भी अलग अलग हो सकती है और इनका रंग भी अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत को बताया, ठीक है। फिर न्यूटन ये आए तो न्यूटन के इस सिद्धांत से प्रकाश तरंग कणिकाओं के रूप में सतत रूप से उत्सर्जित होता है, तो प्रकाश की जो गति है वो सरल रेखीय मानी कि प्रकाश जो होता है वो सीधी सरल रेखा में हमारा गमन करता है। न्यूटन के कणिका सिद्धांत से अपवर्तन को भी समझाया गया, परावर्तन को भी समझाया गया, लेकिन जब विवर्तन, व्यतिकरण, दुर्वण ये सब आए ना, तो वहाँ हमारा न्यूटन का कणिका सिद्धांत फेल हो गया। मतलब उसने जो थ्योरी बताई उसके आधार पर हम व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, दुर्वण, इन सबको वहाँ पे नहीं समझा सकते थे। फिर भाई कोई और आएगा ना, ऐसा तो नहीं कि भाई न्यूटन ही आके रह गए। फिर और साइंटिस्ट आए, फिर आए प्लांक। फिर प्लांक ने क्या बताया? प्लांक के अनुसार प्रकाश जो होता है वही छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, जो आइंस्टाइन ने भी बताया था, प्लांक ने भी बताया था कि हमारा जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में उत्सर्जित होता है, और इन्हीं पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? फोटोन या क्वांटा। और प्रत्येक पैकेट की ऊर्जा समान होती है, इन्होंने ये बताया। और कितनी होती है? E=h²। इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम फोटोन कहते हैं, इसकी ऊर्जा इतनी होती है। चलिए, फिर न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है, जहाँ से इन्होंने C/λ बताया, और यहाँ से E की हमने दो फॉर्म निकाल ली। ये तो हम पढ़ चुके हैं कितनी बार, अब तक तो आपको याद भी हो गई होगी। चलिए, प्लांक सिद्धांत जो था, अब जो प्लांक सिद्धांत आया ना, उसने प्रकाश विद्युत प्रभाव को भी समझा दिया, कॉम्पटन को भी समझा दिया, अपवर्तन, परावर्तन, इन सबको समझा दिया। लेकिन जब व्यतिकरण, विवर्तन और दुर्वण थे ना, उनको ये नहीं समझा पाए। व्यतिकरण, विवर्तन, जो दुर्वण थे ना, इनको प्लांक सिद्धांत का जो ये सिद्धांत था ना प्लांक का, वो नहीं समझा पाया। फिर आए हाइगन्स का तरंग सिद्धांत आया ना, हाइगन्स का तरंग सिद्धांत आया। हाइगन्स ने प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन आदि की व्याख्या की, साथ ही प्रकाश की अन्य घटनाएं व्यतिकरण, विवर्तन, दुर्वण को भी समझाया। हाइगन्स के बारे में हम लोग हमारे 12 चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, इन्होंने व्यतिकरण, विवर्तन, दुर्वण सबके बारे में हमें समझा दिया, जिनकी व्याख्या में हमारा जो कणिका सिद्धांत था ना वो असफल हो गया था ना, उसको हाइगन्स ने समझाया था। ओके, तो इस तरह से मतलब साइंटिस्ट आए, हाइगन्स के बाद आए थे वैसे तो प्लांक, ठीक है। तो फिर आए मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय समीकरण के बारे में, जो हम 17 चैप्टर में पढ़ेंगे हमारे। फिर मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने कुछ समीकरणें दी विद्युत चुंबकीय तरंगों की, जिससे विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व सामने आया, ठीक है। ये तरंगे निर्वात में तो प्रकाश की चाल से गमन करती है, तथा इनकी अनुप्रस्थ प्रकृति प्रकाश दुर्वण, जो केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही गुणधर्म है, से तारतम्य थी। मतलब जो दुर्वण था ना, उसके द्वारा प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति का पता चला था, ठीक है। जो मैक्सवेल ने जो बताया उससे भी वही चीज पता हमें चली। फिर हर्ट्ज ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई। हर्ट्ज जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वहां पर हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न हुआ, जिससे प्रकाश के तरंग सिद्धांत की संपूर्णता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मतलब जब हर्ट्ज अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसी टाइमिंग पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हमें पता चला। तब तक लोगों को सिर्फ तरंग सिद्धांत के बारे में पता था। मतलब लोगों ने मान लिया था कि प्रकाश की प्रकृति तरंग प्रकृति की होती है, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो अब तक मिली थी इससे पहले, वो सारी की सारी चीजें तरंग सिद्धांत के द्वारा समझाई जा सकती थी। भाई अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, दुर्वण। लेकिन जैसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव आया तो हमारी जो तरंग सिद्धांत थी वो भी असफल हो गया। अब लोगों को लगा, तब फिर हमारे प्लांक आए, आइंस्टाइन आए, फिर इन्होंने बताया। तो इस प्रकार प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और दुर्वण आदि में तो प्रकाश का जो व्यवहार होता है वो किस तरह का होता है, हमने पढ़ा तरंग का। तो यहीं से ही फिर पता चला कि प्रकाश को हम ड्यूअल नेचर में मानते हैं कि भाई अगर हमें व्यतिकरण, विवर्तन, दुर्वण इनके बारे में जानना है तो हम प्रकाश को तरंगे के रूप में मानेंगे। लेकिन हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन इफेक्ट इनके बारे में जानना है तो हम प्रकाश को कण के रूप में मानेंगे। तो प्रकाश को हम कैसे मानेंगे? क्वांटा या फोटोन के रूप में। तो यहीं से ही फिर लोगों ने ये मान लिया कि प्रकाश जो होता है उसका एक नेचर नहीं होता, उसका दो तरह का नेचर होता है, कि वो तरंग की तरह भी व्यवहार कर सकता है और वो कण की तरह भी। लेकिन एक ही समय में प्रकाश एक ही तरह का व्यवहार करेगा,
मतलब एक समय में अगर वो तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है तो वहाँ वो कण की तरह नहीं करेगा, जहाँ वो कण की तरह व्यवहार कर रहा है वहाँ वो तरंग की तरह नहीं करेगा। लेकिन प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें थी, ये तरंग प्रकृति से स्पष्ट हुई, ये जो चीज़ है ये प्रकाश की कणीय प्रकृति या फोटोन की अवधारणा से स्पष्ट हुई। ओके बच्चों, तो प्रकाश जो होता है वो द्वैत प्रकृति का होता है। अब लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, इसका एक नेचर नहीं होता, ये ड्यूअल नेचर का होता है। तो प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। यह कण और तरंग दोनों का ही अभिलक्षण रखता है। प्रकाश का कण प्रतिरूप और तरंग प्रतिरूप एक दूसरे के पूरक है, लेकिन किसी एक प्रयोग में, मैंने बताया ना अभी कि किसी एक प्रयोग में ये एक ही तरह से व्यवहार करेगा, या तो कण की तरह या फिर तरंग की तरह। तो यहाँ से हमारे प्रकाश के द्वैत नेचर या ड्यूअल नेचर के बारे में हमको पता चला। तो आपको आया समझ में कि सबसे पहले वापस समझाती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। सबसे पहले न्यूटन का कणिका सिद्धांत आया, जिन्होंने बताया कि प्रकाश कणिकाओं के रूप में होता है। न्यूटन के कणिका सिद्धांत से अपवर्तन परावर्तन को तो समझा दिया, लेकिन जब व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण की बात आई तो न्यूटन असफल हो गए। जब न्यूटन असफल हो गए तो उस वक्त आए हाइगेंस। फिर हाइगेंस न्यूटन के समकालीन ही थे, हाइगेंस आए। हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत, प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में बता के व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण सबको समझा दिया। लेकिन फिर उस वक्त ही हर्ट्ज जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वेव थ्योरी फेल हो गई हाइगेंस की। तब फिर हमारे प्लांक आए, प्लांक ने फोटॉन्स के बारे में बताया, ठीक है, फोटोन की अवधारणा आई। फिर वहाँ से हमारे प्रकाश विद्युत प्रभाव, आगे जो रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब आप लोग बीएससी में पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की बुक में। उन सारी चीज़ों को हमारी फोटोन प्रकृति के द्वारा आसानी से समझाया जा सका। तो फिर लोगों ने ये मान लिया तब से, और अब तक हम यही मानते आ रहे हैं कि हमारा जो प्रकाश है वो ड्यूअल नेचर का होता है, कणीय भी होता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में ये एक तरह से ही व्यवहार करेगा, ऐसा नहीं कि एक एक्सपेरिमेंट में ये दोनों तरह से व्यवहार कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में छोटा सा टॉपिक। इंपॉर्टेंट जरूर है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट क्यों भाई? होने में इसमें कोई मैथमेटिकल पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ मिली हमें यहाँ से। आपको भले इसकी इंपॉर्टेंस आज नजर नहीं आ रही हो, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे ना और आगे बुक्स पढ़ोगे, वहाँ आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ओके बच्चों, ये तो अब हम पढ़ते हैं हमारे डी ब्रोगली के द्रव्य तरंगों के बारे में, कि डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंगों के बारे में हमें क्या बताया, और उन्होंने भी कुछ फॉर्मूले दिए जिनसे हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा कवर होता है। चलिए, डी ब्रोगली की परिकल्पना और द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्ध्य का सिद्धांत। देखो, डी ब्रोगली के अनुसार द्रव्य जो होता है, डी ब्रोगली ने ऐसे बताया कि जैसे प्रकाश ड्यूअल नेचर का होता है ना, वैसे ही हमारी जो मैटर वेव्स होती है, द्रव्य जो तरंगें होती है, वो भी ड्यूअल नेचर की होती है। डी ब्रोगली के अनुसार फोटोन, ये फोटोन है, फोटोन के लिए प्राप्त सूत्र, कि जो फोटोन के लिए जो हमने सूत्र प्राप्त किया था ना, वो हमारी द्रव्य तरंगों पर भी लागू हो सकता है। तो कैसे? कि P प्रोपोर्शनल टू 1/P, P जो था वो H/λ हमने फोटोन के लिए निकाला था। याद आ रहा है आपको? कुछ फोटोन की अवधारणा में हमने ये फॉर्मूला निकाला था। यहाँ से लैम्बडा कितना आ गया? H/P, P की जगह mv रख दिया भाई, m मास और v वेलोसिटी हो तो H/mv। तो यहाँ से लैम्बडा के दो फॉर्मूले हमें मिले, ये द्रव्य तरंगों के लिए था, एक तो H/P या फिर H/mv। लैम्बडा तरंग का लक्षण होता है, जबकि जो संवेग, अब देखो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि तरंग और संवेग एक दूसरे से संबंधित है। देखो, तरंग जो होती, लैम्बडा जो होता है उससे तरंग के बारे में पता चलता है, और संवेग जो होता है वो द्रव्य कणों के बारे में होता है। भाई कण के बारे में तो पता पड़ता है, संवेग मतलब उसमें कुछ मास है, उसकी कुछ वेलोसिटी है। तो लैम्बडा तरंग का लक्षण होती है, जबकि संवेग द्रव्य का अभिलक्षण होता है। तो इन्होंने इन दोनों को कोरिलेट किया, कोरिलेट तो किया कि लैम्बडा जो होता है वो H/P होता है, या लैम्बडा जो होता है वो H/mv होता है। तो जहाँ लैम्बडा को हम, इसीलिए ये जो लैम्बडा थी इसको हमने कहा डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। तो इसे हम क्या कहते हैं? डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। P कण का संवेग है, H वही हमारा प्लांक नियतांक जो हम जानते हैं, M कण का द्रव्यमान है, V कण का वेग है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये था डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के फॉर्मूले। अब द्रव्य तरंगों के लिए लैम्बडा की कोटि का अनुमान लगाने के लिए अब इन्होंने क्या बताया कि अगर द्रव्य तरंगे हो, हमारी जो तरंगे वो द्रव्य हो, तो इसके लिए लैम्बडा जो है ना उसकी रेंज क्या होगी। तो इसके लिए इन्होंने कुछ किया, वो क्या, एक पिंग पोंग की एक गेंद ली, नाम है, ठीक है, किसी चीज़ की बनी हुई होगी पिंग पोंग, उसकी इन्होंने गेंद ली जिसका द्रव्यमान इतना है, इतने द्रव्यमान का लिया, जो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिससे इनको पता चला कि आखिर लैम्बडा की जो रेंज है वो क्या हो सकती है। तो जब इन्होंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट करी H/mv में, S तो यूनिवर्सल है ही,
m इतना, v इतना, तो इनको मिला 3.31 इंटू 10 की घात -34 मीटर, इतनी मिली। इतने कम मान की तरंग दैर्ध्य का मापन उपलब्ध उपकरणों से संभव नहीं है। भाई ये 10 की घात -34 है ना, यानी कि बहुत कम रेंज की है। तो जो हमारे पास में उपलब्ध उपकरण है अभी तक, उनसे इतने कम मान की जो तरंग दैर्ध्य है उनका मापन संभव नहीं है। यही कारण है कि दैनिक जीवन में स्थूल पिंडों से संबंध तरंग गुण प्रेक्षित नहीं होता है। इसीलिए जो स्थूल जो पिंड होते हैं ना, उनका कोई भी तरंग गुण यहाँ पे प्रेक्षित नहीं होता। हम उनके द्रव्यमान की बात करते हैं, उनके तरंगिकी की यहाँ पे हम बात नहीं करते। करते हैं क्या हम? हमारे द्रव्यमान की ही तो बात करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जब इन्होंने रखा ना, देखो इतना इसका वेट था, इतना वेलोसिटी थी, सब रखा, तो 10 की घात -34 मिला। इसको हम लोग, हमारे पास में जो अवेलेबल एपरेटस हैं उनसे हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यही रीज़न है कि जो स्थूल जो पिंड होते हैं उनके हम तरंग गुण की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनके तरंग गुण के लिए हमको लैम्डा कितनी मिलेगी? बहुत कम, जिसको मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इनको जीवन में तरंग गुण प्रेक्षित नहीं होता है। तो ये डी ब्रॉगली ने बताया। तो यदि m द्रव्यमान का कोई कण जिसकी गतिज ऊर्जा, अब इन्होंने एक रिलेशन और बताया कि अगर कोई आपके पास में m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है जिसकी गतिज ऊर्जा है E के, तो E जो होता है वो p²/2m भी होता है ना। E के होता है p²/2m, आप जानते हो। तो यहाँ से p कितना आ गया? √2m E के। तो अगर आपको गतिज ऊर्जा दे और संवेग पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना है, और लैम्बडा की फॉर्म में निकालो तो यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दो, तो लैम्बडा = आ जाएगा h/√2m E के। इसके द्वारा डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात की जा सकती है। अगर आपको किसी पिंड की गतिज ऊर्जा पता है और आपको डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना, संवेग पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देना। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। तो यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन डायरेक्ट बनता है, आप लोग करके देखना, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है 13 जो हमारा चैप्टर है उसका थ्योरेटिकल पार्ट एंड हो गया। मैंने कहा था ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। थ्योरेटिकल पार्ट हमने सारा इसका कवर अप कर लिया है। अब हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल। तब तक आप लोग भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स प्रॉपर्ली बनाते रहिए, बुक से भी आप लोग जरूर पढ़िए। अगर बुक में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है जो यहाँ छूट जाए बाई चांस, तो आप लोग उसको भी अपने नोट्स में लिखिए, और न्यूमेरिकल्स को टॉपिक वाइज टॉपिक मेरे साथ साथ आप लोग करते चलिए। ओके बच्चों, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।